तो पॉइंट क्लियर हो गए सारों के? सबको पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पॉइंट क्लियर हो सकते हैं? सब पॉइंट। अब आपका एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 three constant if two people reach a similar agreement in the same sense they said to content. इसमें क्या है हमारे पास? Two people reach a similar agreement in the same sense they said to consent to the promise. In addition, the parties must have reached consent without being influenced, uh, forced, distributed, or picked, or by mistake. Competency of parties. Every individual party is competent to contract who is of the age of majority according to the law which he is subject to. Of sound mind, no, not qualified, disqualified from contract by any law which is subject to. The consent. The consent किसे कहते हैं? Sir, genuine mutual agreement. बिल्कुल ठीक है जबरदस्त। और बोले बोले। देखिए अगर आप पहली बात ये कि आप जिससे का कॉन्सेप्ट लेते हैं, इस्लाम के अंदर कौन कौन से लोग हैं इनकी शादी नहीं हो सकती, बताइए जरा। जब आप बताएंगे मैं बताऊंगा ये क्या बात, ये क्या क्या है। इस्लाम में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो सकती? ये कोई जवाब आएगा मेरे पास? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने क्या पूछ दिया सर? मैंने तो ये कहा इस्लाम के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो सकती, जिनको मना किया गया उनकी शादी के लिए। नहीं पता। तो पहला ये कि ऐसा बंदा जो कि मजनून हो, यानी पागल हो, मेंटल स्टेबिलिटी ना हो, इसके लिए मना किया गया है। और नंबर टू जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए मना किया गया है। तो और इसके बाद कोई ऐसा मूसी मर्ज में हो, सही, तो इसके अंदर जो आपके पास कोई हाफिज़ कुरान हो तो मुफ्ती को आपको अब उनसे ही बताएगा। मगर जो ये चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि जिसकी इस्तेताअत ना हो उसको मना नहीं किया गया, इस्तेताअत हो तो कर ले जाए। इस्तेताअत यानी जो फैमिली रन ना कर सकता हो तो मना किया गया। मगर ये कि अल्लाह ताला ऐसे ज़राए खोलने वाला है, रज़्क़ देने वाला है, इसी का आपने पॉइंट जो है वो मेरा यही है कहने का कि जो जिस बंदे के पास उसकी कुव्वत ना हो फैमिली रन कर सके तो वो रोज़े रखे, रोज़े रखे ताकि वो नॉर्मल हो जाए। नंबर वन। नंबर टू, आपका ऐसा बंदा है जो दिमागी तौर पर फिट नहीं है, पागल है, कुछ मजनून है, उसके लिए मना किया गया। ट्रांसजेंडर्स है उसको मना किया गया। ये चीज़ें यहाँ मौजूद है। अब कहने का मेरा मतलब जो है वो यही है, ये सेम चीज़ जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट से रिलेटेड है। ये पहली बात ये ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग द लॉ विच सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि आपके पास जो एज है, यानी कि ऐसा ना हो नाबालिग, इस्लाम में ये भी नाबालिग है उसकी शादी ना करे। इसी तरह से इसमें भी है, ये नाबालिग हो जिसमें शऊर कम हो, जिसको दुनिया की नॉलेज कम हो, इसको मना किया गया। सही, कॉन्सेंट लेने के लिए। साउंड माइंड, सही है, साउंड माइंड, साउंड माइंड वाला जो है बंदा हो,
जो सही समझदार हो, ये बंदा सही है। उसके बाद है नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम द लॉ, ऐसा तो बंदा ना हो जो क्रिमिनल हो, उस पर काफी केसेस बने हुए हो और आप उससे कॉन्सेंट ले रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो 3 वो पॉइंट्स हैं, सही है, जिसके एक तरफ जो है जो अफर्मेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, उससे आप कॉन्सेंट ले सकते हैं। दूसरी तरफ है वो लोग हैं जिससे आप कॉन्सेंट नहीं ले सकते, यानी कि बच्चों से आप कॉन्सेंट नहीं ले सकते, जो मजनून है या पागल हैं या आपका जिनका दिमाग सही चल रहा होता है उनसे नहीं ले सकते। नंबर 3 जो है हमारे पास जो क्रिमिनल हैं जिसके कोड ऑफ लॉ कैसे चल रहे हैं उससे आप नहीं ले सकते, राय नहीं ले सकते। ये तमाम चीज़ें आपने बता दी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप ये राय लेंगे, जिसमें करेंगे, वो आपको कभी भी सही जवाब नहीं देंगे, बल्कि अपने पर्सपेक्टिव वो जवाब देंगे जो कि कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, आपका कोई पॉइंट है? आपका कोई पॉइंट है? अच्छा, एक हमारे पास वो पॉइंट है इसके अंदर जो है दुनिया के जो वर्स्ट क्रिमिनल्स थे, जब उनका फांसी चढ़ाने लगे उसके बाद जो उन्होंने पॉइंट बताए, तो वो पॉइंट्स थे यही थे पॉइंट के। पहली बात ये कि उनके अल्लाह ताला ने दिलों में मोहर लगा दी। मोहर लगाने का मतलब ये कि उनको अच्छे बुरे की तमीज़ उनके दिमाग से अल्लाह ताला ने मिटा दी थी कि भाई ये अच्छा है या बुरा है। सही है, हिदायत अल्लाह ताला ने उनके दिमाग से मिटा दी, तो उनके लिए कोई जुर्म जुर्म नहीं रहा था। ठीक है, तो ऐसे लोगों की जब डेथ होती है तो होश आवाज में नहीं होते, तो आप काफ़ी मूवीज में भी देखते हैं, काफ़ी जगहों पे भी आप देखते हैं, तो ऐसे लोगों की जो डेथ होती है बिल्कुल अजीब ही हो कि इनकी डेथ हो रही होती है, तो ये अजीब ही चल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या रेफर टू द फैक्ट दैट, मैंने बता दिया आपको, अभी बताया मैंने ये, party of the person should be able to fully understand the terms and promises of the contract at the time of arrangement। अच्छा, उसमें सबसे पहली बात ये कि ये तमाम चीज़ें उस बंदे को समझ में आ गई हो। इससे एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से एक लेडी है जिनको पश्तो आती है, कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश के अंदर। तो होगा क्या कि जब कोई वो लेडी अगर बिजनेस करना चाहती है तो होगा ये कि वो अपने साथ अपना लॉयर लाए। वो लॉयर क्या करेगा, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लाइन में ये लिखा हुआ है, एक एक लाइन पढ़ेगा और बताएगा इस लाइन में ये बताया हुआ है, आपको समझ में आ गया? कहेंगे हाँ समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट में ये लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया? कहेंगे हाँ समझ में आ गया। तो उनसे कॉन्सेंट लेते 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 वो हर चीज को सॉल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद वो एग्री होंगी तो उसकी आसानी के लिए क्या करेंगे, उसी वक्त साइन नहीं करवाएंगे, बल्कि वो कहेंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट हमें कॉपी दे दें, हम उसको और लोगों को दिखा लेते हैं। ठीक है, तो लेडी जो है वो क्या करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ले जाके और जो लोग हैं टेक्निकल लोग हैं उनको दिखा देंगे और कहेंगे कि मैं ये करने जा रही हूँ। सही, आप कोई पॉइंट बता दें। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को हिडन नहीं रखा जाता ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सही माने जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो फुली अंडरस्टैंड द टर्म्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये किसी पॉइंट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ये लेडी के पास राइट है कहने के लिए मैं ये समझी नहीं थी कि इसके अंदर ये बना है। सही, तो इसका मतलब यही है कि इसी वजह से जब आप सॉफ्टवेयर सॉल्व करते हैं तो आपको एक्सेप्ट करवाता है। सही, ये फुली अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो वो तमाम की टर्म्स आपको माननी पड़ती है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, state that the party should not be disqualified by any other legal qualification. For example, if the person is a convict, a foreigner, sovereign, or an alien enemy, etc., they must not enter into a contract. Sorry. ये चीज पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 के मैंने माने जो है सबसे ज्यादा ये वैलिड पे चलते हैं वो जब तक फलस्तीन के लिए चल रहे हैं।
अच्छा 1950s के अंदर हुआ क्या था कि इनकी जो ज़मीनें हैं 3-4 गुना पैसों के ऊपर जो है वो आपके पास अरबों में बल्कि तो इस टाइम के लोगों ने ये ज़मीनें घर ये ज्यूइश के नाम को सेल कर दिए, सेल कर दिए तो कीमत अच्छी मिल रही थी सेल कर दी, तो सेल कर तो दिए इन्होंने। उसके बाद आज तक जो हो रहा है वो आपके सबके सामने। तो कभी भी कोई बिजनेस के अंदर आप किसी एनिमी स्टेट या किसी एलियन स्टेट एलियन पर्सन एलियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप बिजनेस ना करें। सही, आप पहले उसको समझ लें आपको करना भी है या नहीं, जहाँ पर डाउट हो वो आप ना करें। ऐसे बंदे के साथ बिजनेस करें जो आपके पकड़ाई में आ जाए। सही, ऐसे बंदे से बिजनेस ना करें जो पकड़ाई में ना आए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सही, अच्छा ये नॉर्मली इंडिया के अंदर होता है, इंडिया बांग्लादेश के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर होता है मगर कम होता है। अच्छा कुछ केसेस बीबीसी ने भी रिपोर्ट किए वो ईरान में भी केसेस हैं। होता क्या है कि आपके पास ये लोग क्या करते हैं कि आपके पास अखबार में देते हैं कि भाई ये लड़का है ये अरब में रहता है और इसकी सैलरी है और ये है वो तमाम चीज़ें आपको देते हैं। और देने के बाद जो है 1 महीने के लिए इंडिया आएगा, पुणे आएगा, लखनऊ आएगा, यहाँ आएगा वहाँ आएगा, सारी चीज़ें या फिर ढाका आएगा या फिर तेहरान आएगा। करेगा क्या है ये तमाम चीज़ें अखबार में देने के बाद क्या करते हैं कि ये टाइम वेस्ट जो है वो शादी की पेमेंट करने के बाद अगर $50,000 का खत्म होते हैं उसके बाद क्या करते हैं फिर ये वापस चले जाते हैं अपने मुल्क। अच्छा जब ये वापस में मुल्क चले जाते हैं तो उसका अता पता कुछ नहीं होता। अता पता बनाने में उसको ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता कि ये जो साहब है ये गएगा। एक दो केसेस पाकिस्तान के अंदर हुए थे तो पाकिस्तानी जो लॉयर हैं बहुत तेज है, पाकिस्तानी जो मौलाना लोग हैं बहुत तेज है। कहते हैं आप पासपोर्ट की जो है फोटो कॉपी रखवाएं, पासपोर्ट की फोटो कॉपी रखवाते हैं एज ए डॉक्यूमेंट के तौर पर लगवा देते हैं और लगवाने के बाद जो है फिर उसके बाद करवाते हैं। अच्छा कुछ मौलवी तो बहुत ही ज़्यादा तेज है, वही क्या करते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप जब तक आपके पास एक परमानेंट रजिस्टर्ड शादी नहीं हो जाती, जब तक आपको नागरा का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, जब तक कि आप पाकिस्तान में शादी नहीं हो जाती हम रुखसती नहीं करेंगे। तो रुखसती के माने ये हुए कि वो लड़की को कहते हैं कि पहले कानूनी डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे कर लें। तो जितने भी लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो नागरा का जो शादी से का सर्टिफिकेट है वो और तमाम चीज़ें ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जितने होते हैं लीगलाइज करवा देते हैं। और वो लड़की के नाम वो कहते हैं कि नहीं आप ऐसा करें अब आप वापस जाए अपने मुल्क में और लड़की के नाम पे का वो लगवाएं एम्बेसी से स्टैंप लगवाएं, वीज़ा लगवाएं और एज अपनी वाइफ जो डिक्लेयर करें। अच्छा, तो कहने का मतलब यही है कि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस जानता हूँ कि यहाँ से शादी करके ले जाते हैं मगर उस कंट्री के अंदर ले जाके अपने अपनी जो बीवी होती है वो पाकिस्तान के हाथ में बीवी होती है और उस कंट्री के हिसाब से जो है उसकी बीवी नहीं होती। तो उसका मतलब ये है कि जब आप ये शो करते हैं पाकिस्तान उस एम्बेसी में जाकर कि ये वाली जो शख्सियत है ये मेरी बीवी है, सही है और मैं बीवी की हैसियत से इनको लेके जा रहा हूँ फ्रॉम पाकिस्तान टू फिनलैंड या फिर आयरलैंड या नॉर्वे या सऊदी अरब या कोई और कंट्री, तो अब उसकी जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी हो जाती है। अगर वो चीज़ें नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो लड़की फंस गई। लेकिन अब वो वहाँ जाकर उसके पास कोई चीज़ साबित करने को नहीं होती कि ये मेरा हस्बैंड है। तो उसके लिए टेक्निक ये होती है कि आपके पास पासपोर्ट यू पासपोर्ट यू वीज़ा कहते हैं, यू वीज़ा जो है आपको अमेरिका के अंदर मौजूद है। यू वीज़ा उसके अंदर जो ऐसी बेचारी खवानी होती है जिनके हस्बैंड जो है उनको शादी करके कराची से या पाकिस्तान से अमेरिका ले जाते हैं, उसमें जेवर वेवर उनका छीन के उनको भगा देते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो वो लड़कियां जो हैं वो आपके पास उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता, उन लड़कियों को उस कंट्री में रखा जाता है मगर उनको यू वीज़ा दे दिया जाता है। यू वीज़ा जब मिलता है उनको तो एनजीओ जो है अमेरिकन एनजीओ उनसे कॉन्टैक्ट में आती है और कहती है कि आपका केस क्या है। फिर वो एनजीओ जो है वो पूरा ट्रैक करती है उनको और ट्रैक कर लेने के बाद उस बंदे को गिरफ्तार करवाती है और गिरफ्तार करवाने के बाद उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर वो जाकर वो शादी को रजिस्टर करवाता है। या तो वो जेल जाएगा, सही इतनी हद तक की, या फिर वो शादी को रजिस्टर करवाएगा।
जब शादी को रजिस्टर करवाएगा तो उसका मतलब जो प्रॉपर्टी उसने बनाई हुई है अमेरिका के अंदर वो 50% की ओनरशिप जो है उसकी बीवी को जाती है सिग्नेचर के बाद फॉर 50%। वो छोड़ने का भी सोचता ही नहीं है। तो हमारी जो लड़कियां जो यहाँ से बाहर जाती हैं तो पता ही नहीं होती ना, लीगल चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। तो पहली बात ये कि ये तमाम चीज़ें फुली अंडरस्टैंड द टर्म्स के माने मैंने आपको पूरी बातें बिल्कुल साफ साफ बता दी है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके फिर मैं इस बात को खत्म करूंगा। एक साहब थे, वो बहुत ज़बरदस्त मौलाना थे, बहुत ज़बरदस्त, मुझे कट्टर नमाजी होते हैं ना वो थे। वो ले गए कराची से लेके गए लड़की को अपने साथ नॉर्वे। सही है? तो यहाँ पे तो वो बीवी थी, वहाँ जाके उन्होंने शादी रजिस्टर भी करवाई। वहाँ जाके सुबह ऑफिस के लिए निकलते, पैसे लेके भी जाते हैं उस लड़की को, वापस आते 8 बजे। 8 बजे आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का सेटलमेंट खिलाया, और उसके बाद जो है फिर झगड़ा फट्टा करना शुरू कर दिया। तो 1 दिन 2 दिन, 1 महीना, 6 महीने, साल, इवनली जो है फिर एक दफा ये हुआ कि उस बंदे ने मार पिटाई शुरू कर दी। तो मार पिटाई इसने शुरू कर दी तो मोहल्ले वालों ने कंप्लेंट कर दी पुलिस को। पुलिस वाले जो है आ गए, उस लड़की से पूछा तो उसकी इंग्लिश आती नहीं थी, और इंग्लिश नहीं बोलते, नॉर्वे नॉर्वे वाले लोग कुछ अजीब ही लैंग्वेज जो बोलते हैं तो आती नहीं थी। उन्हें पूरी पूरी इंग्लिश में बताया, क्योंकि वो निकलती नहीं थी घर से बाहर, बंद रहती थी घर के अंदर, चाबी लगे जाता, चाबी लगा के आता था बंदा वो। तो हुआ क्या है, ये तमाम चीज़ें जब एक्सट्रीम हो गई, बहुत ज़्यादा पिटाई लगा दी, तो घर वालों ने उसको टिकट बेच के लड़की को बुला लिया। तो लड़की को जब उन्होंने पाकिस्तान बुला लिया, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, तो उसको बुला लिया। और बुलाने के बाद जो है फिर वो बंदा वहाँ आज़ाद हो गया। तो वहाँ पे आज़ाद हो गया तो जाहिर सी बात उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्या बीवी अपने घर है, बैठे में है, और मैं यहाँ पे खुश हूँ। फिर क्या किया, फिर उस बंदे ने मुझसे पूछा, जो साहब थे उन्होंने मुझसे पूछा करना हम क्या करें। मैंने उसको ये कहा कि आप ऐसा करें, एम्बेसी जाएं, और उसके बाद ये पासपोर्ट नंबर वगैरह लेकर जाएं, और इसके अगेंस्ट जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस के केस आप एम्बेसी में दायर कर दें, और ये बता दें कि फॉर द सेक ऑफ लाइफ, सही है ना, लाइफ थ्रेट की वजह से हमने बेटी को ऑफिस बुलाया, ये भी आप लिख के बता दें। आपको जवाब एक एक हफ्ते मिल जाएगा। जैसे ही उन्होंने केस फाइल किया, 1 हफ्ते के अंदर बंदा कराची में, और माफी मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। सही, तो उसके बाद जो है उन्होंने माफी नहीं दी तो उन्होंने कहा कि मैं कड़ी लगाना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा, वो तड़ी वड़ी की बातें उन्होंने रिकॉर्ड करके एम्बेसी में सुना दी। एम्बेसी ने इनको लास्ट वार्निंग दी कि आपने अगर कोई ऐसी चीज की जिनमें मजीद हम आपकी नेशनलिटी कैंसिल कर देंगे, और नेशनलिटी कैंसिल कर देंगे, फिर आपसे जो कर मिलेगा कर लीजिएगा। तो यानी कि मेरा मतलब यही है, फुली अंडरस्टैंड द टर्म्स के माने ये हैं। जिन लोगों को, बच्चों को पता नहीं है, जिन लड़कियों को पता नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है, आप उनके साथ खेल सकते हैं। तो जिनको पता है कानून का, तो फिर वो करते हैं ना, फिर वो दूसरा मतलब सोच में पड़ जाता है कि यार इतना बुरा हो गया। चलिए, तो मैंने आपको प्रॉपर केस बता दिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट से बैक ऑफ करते हैं वो, उनका क्या मसला होता है। जो छोटी उम्र की कम कम से लड़कियां होती हैं उनको बाहर ले जाते हैं, उनको कैसे इंसान बनाया जाता है। उसके बाद जो है आपके पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लॉ की, वो उनको किस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं या वो कर सकता है, जो कंडीशन आपके पास हो सकती है, इसमें प्रॉपर बहुत डिटेल में बता दिया। लास्ट पॉइंट है, स्टेट दैट अ पार्टी शुड नॉट डिस्क्वालीफाइड। देखिए तीसरा पॉइंट कहता है ये, अगर वो इसमें आ गया, वो वाले बंदे नॉर्वे वाला बंदा इसमें आ गया था, तो इस चीज के अंदर वो आ गया, इसका मतलब ये सब खत्म। फिर वो थ्रेट में आ गया, कन्विक्ट के अंदर आ गया, सब खत्म। A complex or unwelcome consequences of an action or event के बाद बात समझ में आई आपको। तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखनी है। मैंने तीनों पॉइंट के बेसिस पे आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो है मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया कि आपने करना क्या है, इस तरह से चलना है। उसके बाद पॉइंट है हमारे पास, अच्छा आपको लग ही रहा होगा ये क्लास हमारी यूनिवर्सिटी क्लास में, लग रहा होगा हम कोई लॉयर हैं, है ना, ये लग रहा होगा आपको, या हम पुलिस में, ऐसे ही लग रहा है।
आपको कोर्स तो लग नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है। ये देखें, ये तमाम चीजें जो है ना, जब आपके आपके ग्रिप में आ जाएंगी ना चीजें, तो आपके लिए बिजनेस को रन करना कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको ये बता रहा हूँ। अब मुझे इसका सेक्शन बतानी है, मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन कि कौन सा बंदा क्या करे तो सेक्शन कौन सी लगती है, 394 कब लगती है, ये सब सेक्शन बता दूंगा मैं आपको। सेक्शन बता दूंगा 120 कब लगती है। सही है, और ये सब चीज़ें आपको सेक्शन बताने के बाद आपको काम ही आसान हो जाएगा। तो जब आप चीज़ें समझ लेंगे तो सेक्शन समझना मुश्किल नहीं है। The consideration means something in return, which means that the parties must accrue in form of some profit, right, interest, etc., or seem to have some form of variable consideration. If you decide to sell your son classes of 1,000 to your friend, then your promise to give the right to the watch your friend is a consideration for you. Your friend also, your friend provide you 5,000 rupees is a consideration for you. Okay, कहने का मेरा मतलब यही है, consideration something in return, which means that the parties must accrue in form some profit, right, interest, etc., seem to have some form of valuable consideration. सही, ये तमाम चीजें से मैटर कर रही है। सही, अगर आपने सेल एक मिनट, रिकॉर्ड टूटा है, क्या करना है, लगा दिया, एक टूटा है, एक टूटा है, शुरू में आके क्लास के बाद देखता हूँ, क्लास के बाद आया था। अब गर्म पानी में चाय बना के रखी जाए, ले लो, हम भी ले लो, मुझे खिलाओ। बिस्किट ले लेना, बाकी तो खा लो। अच्छा भाई, और मैं यूनिवर्सिटी में हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे पास आ रही है। कंसिडरेशन के माने समथिंग इन रिटर्न ओवर टाइम। सही है, इसमें क्या है, और रिसीव पेमेंट और बेनिफिट ओवर टाइम, बैंकिंग टर्म, एक्योर्ड इंटरेस्ट। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं जो मुझे इसमें बतानी है एक्योर्ड के अंदर। एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होती है टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और दूसरा होता है एक्योर्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के माने ये होते हैं कोई चीज़ ऐसी है जो बड़ी महंगी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के माने कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत महंगी है मगर आपको कुछ टाइम के लिए फ्री दी जा रही है। अगर आपको कुछ टाइम के लिए फ्री दी जा रही है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। Opportunity cost is the loss or the benefit that could have been enjoyed if the best alternative choice was chosen. Opportunity cost कहलाती है आपके पास। एग्जाम्पल भी होती है। इसके माने ये कुछ चीजें ऐसी हैं, लेट से जैसे आजकल के दौर के अंदर आप देखा लास्ट ईयर कि पेट्रोल जो है वो मार्केट के अंदर माइनस में जा रहा था। माइनस में पेट्रोल जा रहा था क्योंकि उसको यूज करने वाले लोग नहीं थे। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपके पास कि पाकिस्तान के पास बेस्ट ऑप्शन था कि वो महीने का, वो 6-8 महीने का पेट्रोल जो है
नई कीमत के हिसाब से मंगवा कर स्टोर कर लेता, मगर पाकिस्तान ने ऐसा किया ही नहीं। ठीक है, और इंतजार में बैठे रहे कि अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या हो। इसलिए कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि आपके पास क्या है, जो फ्यूल है वो चल रहा था आपके पास लेट से $22 पे, मिसाल ले रहा हूँ, 22 $30 पर बैरल कर लेते हैं, चलो $30 ये हम कर लेते हैं। इस वक्त जो आपके पास पेट्रोल का जो रेट है, कितना एक बैरल है, कितना 65 से ऊपर ही होगा। 60 डॉलर पे तो उनका ब्रेक इवन आता है, 65 पे जो प्रॉफिट में आता है। अब आप मुझे ये बताइए कि $30 पर बैरल जो है हमारे पास मिल रहा था हमें, और 65 पर, तो आप यूँ समझ लीजिए कि $30 पर बैरल के हिसाब से हम खरीद लेते अगर, सही, और हमारे पास जो डेली कंजप्शन है फ्यूल की वो तकरीबन 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 2 लाख बैरल है पर डे। ये मिनिमम बता रहा हूँ, सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हम इसको यूज़ कर रहे होते पर डे के हिसाब से। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 के हिसाब से, तो ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं इसकी हाफ पेमेंट जो बिल बनेगा वो हाफ बनेगा। तो इसका मतलब ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, सही है, कि आप उस चीज को उतने पैसों के अंदर खरीद लेते, मगर आपने क्या किया, वो चीज़ों को लेके नहीं चले और आपने का इंतज़ार किया। क्यों? क्योंकि आपको बेनिफिट पहुंचाना था किसको, जिन्होंने स्टोर किया हुआ फ्यूल। ये बेनिफिट किसको हुआ, ये बेनिफिट किसको हुआ, ये बेनिफिट हुआ डायरेक्ट ऑयल कंपनीज को, क्योंकि उन्होंने जो ऑयल खरीदा हुआ था वो $65 के परस्पेक्टिव खरीदा हुआ था, और जब उन्हें सेल करना पड़ता मार्केट के अंदर पिछले साल, तो उनको सेल करना पड़ता किस पैसे के अंदर, उनको सेल करना पड़ता $30 के परस्पेक्ट से उन्हें सेल करना पड़ता। जब उन्हें सेल करना पड़ता तो उनको तकरीबन जो लॉस होता वो होता $35 के हिसाब से उनको लॉस होता, सही, पर बैरल के हिसाब से। तो उन्होंने इस लॉस को बचाने के लिए गवर्नमेंट को चाबी दी, और गवर्नमेंट ने ये पेट्रोल खरीदा ही नहीं, हालांकि वो खरीदते तो उनका इंपोर्ट बिल आधा हो चुका होता। सही बात समझ में आ रही है आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? ठीक है, समझ में आई, बात नहीं आई जी, समझ में आई ना? अच्छा, इसी की बहन जो है छोटी वाली, वो ये भी, एक्यूमुलेट और रिसीवमेंट ऑफ बेनिफिट ओवर टाइम। इसमें क्या करते हैं कि हम जो बेनिफिट मिलते हैं ओवर टाइम के अंदर, समथिंग इन द रिटर्न, सही है, which means that the participants appear in form of some profit, right, interest, etc., or seem to have some form of valuable consideration। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, और इसकी जो टर्म है इसको हम कहते हैं, कोई बच्चा चाइना गया है? हम्म? कोई बच्चा चाइना गया, चाइना? कोई नहीं क्या? तो चाइनीज ग्रोसरी स्टोर क्या कहती है, चाइनीज ग्रोसरी स्टोर ये कहता है आपको कि अगर आप हमारे स्टोर से बाइंग करते हैं, सही है, तो हम इसका कुछ परसेंटेज आपको रिटर्न करेंगे, तो परसेंटेज आपको रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, चलो इसकी एग्जाम्पल चाइना से अच्छी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, दराज। दराज में आपके, दराज के वॉलेट,
दराज वॉलेट में आप रखें पैसे, उसके बाद आप बिल भरें यहाँ पे। समझ में आ गई? समझ में आई नहीं आई? इसके मतलब दराज वॉलेट के अंदर पैसे डालें। आपने दराज वॉलेट के अंदर जो पैसे डाले, फॉर एग्जाम्पल क्या किया, दराज वॉलेट के अंदर आपने क्या क्या पैसा डाला, आपने फॉर एग्जाम्पल दराज वॉलेट के अंदर 50,000 रुपये डाले, और अब आप क्या कह रहे हैं कि वो पैसा जो है आप बिल पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? बिल पे कर रहे हैं। बिल जो है कितना बन रहा है आपका? सही है, तो आपके पास लेट से पूरा प्रॉपर जो डोमेस्टिक बिल है आपके घर का, वो बन रहा है 25,000 का। तो 25,000 का 10% कितना हो गया? 2,500 रुपये। तो आपको जो बिल जो दराज के थ्रू पे करेंगे ऑनलाइन, तो आपको भेजेंगे वो 22,500। तो उसका असल बिल बन रहा होगा 25,000, और आपसे जो डिडक्ट होगा तो होगा आपका 22,500। तो इस टर्मिनोलॉजी को जो है हम कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या? कंसिडरेशन। सही है। आपने कोई बिजनेस करने के पीछे जो है आपका कोई इंटरेस्ट है, कोई चीज़ है, कोई राइट है, कोई प्रॉफिट है जो आपको दे रहे होते हैं। सही है, तो ये हमारे पास क्या कहला रहा होता है? ये हमारे पास दराज से हमने एग्जाम्पल दे दी, तो ये रिबेट भी कह सकते हैं। अब मैक्सिमम लोग जो है दराज के थ्रू बिल पे करेंगे। जब दराज के थ्रू बिल पे करेंगे तो उनकी जेब में जो पैसा वापस आएगा, रिटर्न करेगा, वो 10% रिबेट आप उस बंदे को मिल जाएगी। बात समझ में आ गई आपके? नहीं आएगी जी? Excuse me, sir. Excuse me, sir. Can you hear me? बेटा बोलो। Consideration is an interest being gained from something. यस, Okay, sir. ऐसे ही है ना। Artist must accrue in form of some profit। प्रॉफिट मिल रहा है आपको टाइम के हिसाब से? बताइए। Yes, sir. ऐसा मिल रहा है ना? दराज की एग्जाम्पल सही है ना? आपका 1,000 रुपए Sir. का बिल है, 1,000 रुपए का बिल है, तो 900 रुपए काटेंगे आपका, और 1,000 रुपए के तो चार्ज करेंगे, 900 रुपए काटेंगे। ऐसे ही है Okay, ना? sir. समझ में आ गई जी सर. कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं? आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे इस कोर्स में? जी, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई ऐसा मसला? जी बोलिए, कि मजा आ रहा है? No, sir. Interesting है. इंटरेस्टिंग है ना? आपको देखें, मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि मैं एज अ कोर्स ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। सही, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। मैं सबको समझ रहा हूँ कि आप लॉयर हैं। सही है, और लॉयर हैं तो मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, तो मेरे बहनोई हैं, उनकी अपनी लॉ फॉर्म है, तो इस वजह से चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर पता है, बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे इसका आइडिया है। तो आप जब ये चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप वो जो एलएलबी वाले लॉयर है, उतना तो वो नहीं सीखता हो जा रहा हो, उसको इतना नहीं पता होता जितना आपको पता लग रहा है। सही है, तो आप जो है वो पॉइंट्स टू पॉइंट, उसको दफ़े पता होती है, दफ़ा है इसके मतलब ये इसका वो भी मैं आपको बता दूंगा हमें चीज़ें, तो आपको एक कोर्स 100% कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप जो एलएलबी वाले लॉयर हैं, उसके तकरीबन करीब करीब तो पहुंच ही जाएंगे। आई विल ट्राई कि आप जो करीब पहुंच जाए, मगर देखिए 6 महीने हमारे लिए, सॉरी 4 महीने या 15 सेशन बहुत कम है इस चीज़ के लिए। अच्छा, असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Lawful consideration, the use lawful consideration are defined as follows. It is forbidden by the law. Is a such of nature that is permitted. It could defeat the purpose of any law or infringement.
involves or implies injuries to the person or property of another, the court regards it is immoral or opposed to public policy. And this state is forbidden by the law is such of a nature that if permitted, it would be defeat the provision of any law or the foreign involves or implies injury to the person or property of another. The court regards moral or opposed to public policy. सही. अच्छा भाई, ये बताइए कि कौन कौन से कराची में जगह ऐसी हैं कि जहाँ के लोग जो है उन जगहों के खिलाफ, उन चीज़ों के खिलाफ स्ट्राइक कर देते हैं. जी अभी भी स्ट्राइक हुआ था नॉर्थ में. सर कराची प्रेस क्लब. वो तो स्ट्राइक दूसरा वाला स्ट्राइक है ना. कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पब्लिक जाती है और कहती है इस जगह को बंद करवाना है. सर यही कराची प्रेस क्लब होती है. कराची प्रेस क्लब थोड़ी बंद करवाना है यार. एक्चुअली मुझे लगा वहाँ पे मतलब वहाँ पे स्ट्राइक देनी थी. नहीं, कराची प्रेस क्लब तो खुला रहेगा ना. अगर बंद हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा. कराची की ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे पब्लिक जो है वो बड़ा गुस्से में रहती है और वो कहती है कि ये जो गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है इन चीज़ों को, इसको हमें बंद करवाना है. बताएं वो कौन सी जगह है जिसपे जो है लोग फटा करते हैं. सर एक शारा फैसल भी. अच्छा नुमाइश. भाई नुमाइश में क्या है ऐसा. अच्छा नुमाइश में ऐसा क्या है. नुमाइश में नहीं है ऐसा. वो जगह बताएं जहाँ पे लोग जो है. गवर्नर हाउस सर. गवर्नमेंट हाउस को बंद करवा रहे हो. वो ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहाँ के लोकल्स जो है उस जगह को बंद करवाने के लिए पुलिस से भिड़ जाते हैं, फटा करते हैं, कहते हैं यार ये जगह जो है आपने लाइसेंस देकर गलत किया है, इस जगह को हमारे इलाके से आप निकालें वरना फटा करेंगे. सदर. नहीं ऐसा नहीं. ऐसा नहीं. ये आपके पास कुछ जगह हैं जहाँ पर ब्रॉथल्स हैं, जैसे कि आपके पास अल्कोहल्स हैं, वाइन शॉप्स हैं. सही है. ऐसी जगह जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा लोग हंगामा करते हैं, फटा करते हैं. दोबारा से बताता हूँ, ऐसी जगह जहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा होता है, जुआ चट्टा चल रहा है, सही है, या ब्रॉथल्स हैं जहाँ पर आपके पास वाइन स्टोर्स हैं, तो ये आपके पास प्रॉपर गवर्नमेंट ने इनको राइट्स दिए होते हैं, इनको एनओसी दिया होता है और एनओसी के अगेंस्ट के अंदर मगर उस इलाके के लोग. जी बिल्कुल समझ गया बिल्कुल ऐसे ही. मेरा तो घर था जो आपके पास इत्तेहाद वाइन शॉप के बराबर में मेरा घर था. मैंने को सेल कर दिया था उसकी वजह यही. तो कहने का मतलब यही है कि वजह उसकी यही थी कि ये वो जगह होती है जहाँ पे गवर्नमेंट ने एनओसी दिए थे. एनओसी देने के बाद ये लोग करते क्या है कि जाहिर सी बात है कि इलीगल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं. इलीगल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं तो ये पब्लिक हंगामा करके फटा करती है. सही है. तो इसके मतलब ये यहाँ लगा था कोर्ट्स रिगार्ड इट्स इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. ये पॉइंट आ जाता है. सही है. तो यहाँ पे इस पॉइंट के अगेंस्ट अगर आपने कोई ऐसा मसला है तो आप ये पॉइंट फाइल कर सकते हैं इसके अंदर कि भाई ये चीज़ें जो है ना इमोरल हैं और एंटी पब्लिक है, इसको बंद करवाएं. हो सकता है. सही है. ये तमाम चीज़ें हो सकती है. अगर आप फड्डा करके बंद करवाएंगे तो ये नहीं हो सकता. सही है ना. आप अगर सब कानून के थ्रू काम करवाएंगे तो हो जाएगा. तो ये मैं जानता हूँ इन चीज़ों को. दैट इज नॉट माई चीज़. ठीक है चलें आगे. बट बहुत ढके चुके अल्फाजों के अंदर मैंने बता दिया, वरना इस पर बहुत ज़्यादा तकरीर कर सकता हूँ. कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर. इसमें क्या स्टेचू रिटन लॉ पास बाय लीगल बॉडी एसेंट एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट. अच्छा ये एसेंट के माने एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल है या एग्रीमेंट है हमारे पास. स्टेचू के माने ये लॉ पास हो चुका है. दोनों चीज़ों में फर्क है. तो स्टेचू के माने